आज देश की बदहाल अर्थव्यवस्था पे आपसे बातचीत करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और ये अगर कहा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है आज की तारीख में, तो कहना गलत नहीं होगा। और ये बात मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी के राज में है। भारत के ऊपर 50 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी की मार मोदी जी के राज में है। भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 60 रुपए, आज की कीमत है डॉलर की 87 रुपए। खुद प्रधानमंत्री जी के शब्दों में उन्होंने 2014 के पहले एक सभा में कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो हिंदुस्तान की इज्जत गिरती है। और आज पिछले 10 वर्षों में रुपए की कीमत मोदी जी के राज में लगातार गिरती गई और 60 रुपए से 87 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। देश में पिछले 4 वर्षों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ यानी कि 6.4% इस वक्त दर्ज की जा रही है। और पिछले 5 महीने में शेयर मार्केट का जो हाल है, पूरी दुनिया हैरान है इस बात पे, पूरा देश हैरान है इस बात पे कि 2024 में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले एक इंटरव्यू में कहा कि खूब शेयर खरीदो, खूब शेयर खरीदो। 4 जून के बाद देश की अर्थव्यवस्था आसमान पर पहुंचने वाली है। जितना पैसा शेयर में लगा सकते हो लगा दो। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, अपने घर में बचत का पैसा, सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो। ये किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और उनके भरोसे पर, उनकी बातों पर यकीन करके देश के करोड़ों लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। और पिछले 5 महीने में लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है। 94 लाख करोड़ रुपए। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं अगर आपको ये फिगर कहूं लिखने को तो आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। 94 लाख करोड़ रुपए आप लिख नहीं पाएंगे। देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गया 5 महीने के अंदर, और कहीं कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि खूब शेयर बाजार में आप जाइए और शेयर खरीदिए, 4 जून के बाद देश की इकोनॉमी आसमान पे पहुंच जाएगी, अर्थव्यवस्था आसमान पे पहुंच जाएगी, वो प्रधानमंत्री देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया, उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। एक शब्द बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या कारण है इसके पीछे? और कितनी बार ठगा जाएगा इस देश का आम आदमी? कितनी बार ठगे जाएंगे इस देश के करोड़ों लोग जो अपने मेहनत और परिश्रम से कमाते हैं और पैसा अपना बैंकों में रखते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं। हर जगह उसके साथ धोखाधड़ी, हर जगह उसके साथ ठगी, हर जगह उसके साथ लूट। आपको अंदाजा है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चंद मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया।
ये भी फिगर बोलूंगा तो लिखते लिखते आप थक जाओगे। 16 लाख करोड़ रुपए। ये 16 लाख करोड़ रुपए मेरे दोस्तों किसका है? क्या ये प्रधानमंत्री जी का पैसा है? क्या ये आरएसएस के लोगों का पैसा है? क्या ये बीजेपी वालों का पैसा है? नहीं। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी, इस देश की माताएं बहनें, इस देश के करोड़ों लोग, इस देश के मीडिया वाले, इस देश के वकील जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बचाते हैं, वो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, इसलिए कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए कि उनको ब्याज मिलेगा, इसलिए कि बेटी की शादी होगी तो वो पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन उन्हीं पैसों को अपने दोस्तों को बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री जी ने लोन दिया। आपका पैसा लाखों करोड़ रुपए बैंकों में जमा है, उठाया अपने दोस्तों को दिया। कितना दिया? 16 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ने पैसा लूट लिया, फर्जी कंपनियों में लगाया, मॉरिशस लेके चले गए पैसा, अलग अलग दुनिया के देशों में लेके चले गए। और जब उनके ऊपर कार्रवाई की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाग जाओ यहां से। भाग गए विजय माल्या, भाग गए नीरव मोदी, भाग गए मेहुल चोकसी, जो प्रधानमंत्री जी जिनको अपना भाई कहते हैं। देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान के ये चंद पूंजीपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। पैसा आपका डूब गया। आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, सरकार आपसे टैक्स के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा के आपसे पैसे वसूलने का काम करती है। मैं कुछ फिगर बताना चाहूंगा। इस देश में याद रखिएगा, हैरान करने वाली बात है, इस देश में आर्थिक असमानता के मामले में भारत 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो आर्थिक असमानता थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी वही आर्थिक असमानता है। 100 वर्षों का रिकॉर्ड आर्थिक असमानता के मामले में भारत ने तोड़ दिया है। यानी कि जितना 100 वर्ष पहले आर्थिक असमानता थी, गरीबी अमीरी का अंतर था, उतनी ही गरीबी अमीरी का अंतर आज है। इस देश में आप कल्पना कीजिए, आर्थिक असमानता एक पक्ष है, लेकिन 100 करोड़ लोगों के पास अपनी जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने की शक्ति नहीं बची है। और ये फिगर बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आता है। 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको सरकार खुद मानती है कि वो राशन दे रही है। उसके पास 5 किलो राशन अपने पास खाने के लिए नहीं है, उसको सरकार राशन दे रही है 81 करोड़ लोगों को। और बाकी लोग इसी आर्थिक असमानता के चक्कर में ठोकर खा रहे हैं। तो करीब करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस हालत में देश की अर्थव्यवस्था है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर कहीं एक आवाज नहीं निकल रही है, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई सरकार का प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो आपको प्रेरित करते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे शेयर में पैसे लगाओ लगाओ लगाओ, वो एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। आपको चौराहे पे छोड़ दिया गया है। अपनी बदहाली की जिंदगी में जियो। आत्महत्या करते हो तो कर लो, महंगाई बढ़ रही बढ़ने दो, देश कर्ज में डूब रहा है डूबने दो, आर्थिक असमानता बढ़ रही बढ़ने दो, बेरोजगारी बढ़ रही बढ़ने दो, किसान आत्महत्या कर रहा है करने दो। ये हालात हैं इस वक्त देश के। तो इसलिए मैं इस देश के लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए वक्त है इस देश को बचाने का, वक्त है इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का।
पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और उसमें इन सारे बिंदुओं पर महंगाई का सवाल, कर्जे का सवाल, स्टॉक एक्सचेंज में 94 लाख करोड़ रुपए डूबने का सवाल, आर्थिक असमानता का सवाल, ये सारे सवाल उठाए जाएंगे। महंगाई का सिर्फ छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि सब्जियों के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है पिछले 12 महीने में, वो हुई है 26.5%। टमाटर के दाम में जो वृद्धि हुई है पिछले 12 महीने में, वो हुई है 247%, यानी कि 247%। आलू के दाम में जो वृद्धि हुई है पिछले 12 महीने में 180%, और अदरक के दाम में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 128%। सब्जियों के दाम, आलू के दाम, टमाटर के दाम, महंगाई आसमान पे, आपसे पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लिया जा रहा है। तो आज मुझे मोटे मोटे तौर पे इतनी ही बात कहनी थी कि प्रधानमंत्री जी सामने आइए और जवाब दीजिए। आपने इस देश के आम आदमी का पैसा बैंकों से खाली करके अपने दोस्तों के ऊपर लुटा दिया। आपने स्टॉक मार्केट का पैसा अपने दोस्तों के चक्कर में डुबा दिया। देश के करोड़ों लोगों का पैसा डुबा दिया और अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके देश के अंदर ऐसे माहौल बना दिए कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशक कोई भारत में निवेश करना नहीं चाहता और देश से निवेशक जो है वो अपना पैसा ले लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के बाजार पे भरोसा नहीं है। और बाजार पे भरोसा इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है। तो इसलिए इन बातों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी, आगे विस्तार से आपको जैस्मिन जी और डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शुक्रिया संजय जी। जैसे संजय जी ने आप सबके सामने आज एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मुद्दा रखा और इसकी हमें हिस्ट्री समझना जरूरी है। जैसे कि उन्होंने कहा 94 लाख करोड़ स्टॉक मार्केट में आम निवेशकों का पैसा डूब गया है, 94 लाख करोड़, जो कि बीएसई सेंसेक्स में 15% की गिरावट है। और अगर हम कोविड का समय छोड़ दें तो 30 साल का रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट ने अब तोड़ा है। जिस प्रकार की गिरावट हमने पिछले 5 महीने में देखी है, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आज देश के आम परिवार में क्या हालत हो रही होगी। कुल 12 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं शेयर मार्केट में, उसमें से 11 करोड़ लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आम आदमी है। बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को छोड़ दें तो इस जो गिरावट का सबसे भारी नुकसान जो हो रहा है वो आम निवेशकों को हो रहा है। तो यह सवाल वाजिब है कि इसके पीछे किसका हाथ है। और यह बड़े हैरान करने वाली बात है कि आज जब देश का शेयर मार्केट ध्वस्त है तब प्रधानमंत्री मोदी जी शेयरों के साथ फोटोशूट कराने में मस्त है। इनको यह चिंता नहीं है कि देश के आम आदमी के साथ क्या हो रही है, मैं क्या करूं, देश को सामने मैं क्या मैसेज दूं, मेरी रणनीति क्या है, शेयर मार्केट कैसे ठीक करेंगे, इकोनॉमी को ट्रैक पे कैसे लेके आएंगे। नहीं जी, हम तो फोटोशूट करेंगे, और 10 लाख करोड़ गिरे तो और एक फोटोशूट करेंगे। तो आज देश के आम निवेशकों को यह जानना जरूरी है कि जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है वो क्यों आई। कई पहलुओं पर संजय जी ने विस्तार से बात करी। मैं और दो चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगा। मुख्य तौर पे अगर आप देखें और समझें कि शेयर मार्केट में गिरावट इसलिए आ रही है कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी है, शेयर मार्केट क्या है, उनके ही शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स, उनकी प्रॉफिट लगातार पिछले 4 क्वार्टर से गिरते जा रही है। और वो क्यों गिरते जा रही है? क्योंकि
कोई निवेश ही नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट देश में ऐतिहासिक लो पे है। यह एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, बहुत ही गौर करने वाला आंकड़ा है। 2014 में अब की बार मोदी सरकार का नारा लेके जब मोदी जी आए थे, तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देश में प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट था वो जीडीपी का 21% हिस्सा था। 2024 में आते आते कितना हो गया? मात्र 11%, आधा हो गया। ये कैसी अर्थव्यवस्था आपने चलाई? 21% जो कॉन्फिडेंस था, प्राइवेट इन्वेस्टर 21% इन्वेस्टमेंट करता था, वो 11% पे लेके आए। फिर बोले नहीं जी, हमें तो पूरा विश्व गुरु हम बना रहे हैं भारत को, देश की जनता, दुनिया के इन्वेस्टर्स आएंगे, भारत में निवेश करेंगे। तो एफडीआई का आंकड़ा सुन लीजिए, पिछले 10 सालों में क्या हाल हुआ है। 2014 में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे जीडीपी का 1.7% हिस्सा था, 1.7%। 2023 में यह गिरकर 0.8% हो गया, यह भी 50% गिरा। तो ना डोमेस्टिक कंपनीज निवेश करना चाह रही है, ना फॉरेन इन्वेस्टर निवेश करना चाह रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था अपने चंद कुछ दोस्तों के हाथ में दे दी। आप ये समझिए कि इन्वेस्टर जब आएगा तो क्या सोच के आएगा कि मुझे फ्री एंड फेयर एक रूल्स ऑफ द गेम होंगे, कानून होगा, अगर मैं कुछ अच्छा माल बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे, सरकार भी मुझे प्रोत्साहन देगी। यहां पे क्या हो रहा है? बस एक ही दोस्त को सब कुछ दे दो, कोल दे दो, माइनिंग दे दो, पोर्ट दे दो, एयरपोर्ट दे दो, सब कुछ एक ही अपने दोस्त को दे दो। और अगर गलती से भी कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती है तो क्या होता है हाल उनका? उनके ऊपर सीबीआई और ईडी डाली जाती है। कई ऐसे एग्जांपल्स है हमारे देश में जहां पर जो कंपनी, मैं एग्जांपल कुछ ही दूंगा, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, उनके ऊपर केंद्र सरकार ने रेड डाली। हुआ क्या? कुछ ही समय बाद अडानी सीमेंट ने उनको एक्वायर कर दिया। जीवीके ग्रुप, उनके ऊपर भी ईडी की रेड डाली गई। बंबई एयरपोर्ट में रेड डाली गई। हुआ क्या? जीवीके एयरपोर्ट का मेजॉरिटी स्टेक अडानी को दे दिया गया। इनकम टैक्स ने क्विंट, मीडिया भी इससे पीछे नहीं रहा है, क्विंट के ऊपर भी इनकम टैक्स की रेट डाली गई, उसको भी अडानी ने एक्वायर कर दिया। नेल्लोर कृष्णपट्टनम पोर्ट, उस पर भी आईटी की रेड हुई, कुछ समय बाद अडानी पोर्ट ने उसको एक्वायर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया देख रही है कि अगर भारत में आपको सक्सेसफुल कंपनी चलानी है तो भाई मोदी जी के इशारे पे ही चल सकती है। इसीलिए ढेरों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में निवेशक जितने भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडियन कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट करने से बच रही है। और यही कारण है कि देश की इकोनॉमी धीरे धीरे करके डूब रही है। इसका और एक बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं। मेक इन इंडिया आया था 2015 में, बहुत ही बड़ा। आज भी अगर आप पूछो तो केंद्र सरकार के सारे मंत्री कहते हैं अरे जी हमने तो मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा हिट कर दिया। ये आंकड़े सुन लीजिए कि मेक इन इंडिया की रियलिटी क्या है। 2015 में मैन्युफैक्चरिंग भारत की जीडीपी का 15% हिस्सा था। कितना था? 15%। अब मेक इन इंडिया ने खुद अपने गोल में कहा था कि 10 साल में हम 15% से 25% हिस्सा बना देंगे मैन्युफैक्चरिंग को, देश की अर्थव्यवस्था का, जीडीपी का। हुआ क्या? 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक आते आते मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा तो नहीं, 15 से 13% हो गया। अब ये कैसा स्कीम है? इतने हजारों करोड़ जो आपने खर्च किए हैं, वो इसका क्या मतलब है कि जो 15% जो मैन्युफैक्चरिंग था वो 13% हो गया। कोई भी ये नहीं है जो आज भारत में इतना विश्वास कर रहा है, उनको पता है कि सारा का सारा जो है मोदी जी, भाजपा, आरएसएस ही, उन्हीं के इशारे पे अर्थव्यवस्था चल रही है। कोई भी आम इन्वेस्टर अगर अपना काम करना चाहे तो ईडी सीबीआई के डर के बगैर नहीं कर सकता। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि शेयर मार्केट क्यों गिरा हुआ है। और इस पे संकेत भी साफ है कि इस तरह की जो इकोनॉमी चला रही है केंद्र सरकार, जहां पे केवल हमारे कुछ चंद लोगों को सारे ठेके मिलेंगे, केवल हमारे कुछ चंद लोगों के फेवर में सरकार काम करेगी और बाकी सारे लोग बाहर जाए या तो अपना जो भी है धंधा बेच लें इनको, तो इससे कभी भी देश का भला नहीं होने वाला।
दूसरी चीज जो संजय जी ने बहुत अहम मुद्दा रखा कि स्टॉक मार्केट का हाल इसीलिए भी है क्योंकि आज देश में डिमांड निम्न स्तर पर है। एक आम आदमी की जेब में कुछ भी पैसा नहीं बचा, ना नौकरियां हैं और जो आमदनी भी थी लोगों की, ये खुद इकोनॉमिक सर्वे जो केंद्र सरकार, ये हमारे आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार के इकोनॉमिक सर्वे इसी साल का कहता है कि पिछले 6 सालों में जो एवरेज वेजेस है भारत की वो बढ़ी नहीं है, वो घटी है। ये आप सोचें कितनी चिंता की बात है। 6 साल में अडानी और बाकी सारी बड़े बड़े इनके उद्योगपति दोस्तों की वैल्यूएशन कहां से कहां चली गई है, लेकिन आम आदमी की जेब में एक भी पैसा नहीं बचा। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, आज पूछिए उनसे कितनी नौकरियां दी, चुप। फोटोशूट की एक तस्वीर आ जाती है शाम को कि ये छापी है फ्रंट पेज पे। तो आम आदमी की जेब में कुछ नहीं टिक रहा। इन्फ्लेशन, महंगाई हर दिन बढ़ते जा रही है और जैसे कि संजय जी ने कहा 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, ये अभी फिलहाल में एक रिपोर्ट आई, देश में 100 करोड़ आबादी है जिनके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतें अगर छोड़ दे तो एक अठन्नी नहीं है किसी और चीज पे खर्च करने के लिए। तो आप नौकरियों पे काम नहीं करेंगे, आप लोगों की इन वेजेस कैसे बढ़े उस पे काम नहीं करेंगे, स्किलिंग पे काम नहीं करेंगे। जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको भी बाहर भगाने की आप उसके पूरे इसमें लगे हुए हो और फिर सवाल को जवाब देते नहीं है कि भाई स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश कर रहा। तो मेरे ख्याल से आज देश के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आज ये बहुत बड़ा फेलियर है, मोदी सरकार का फेलियर है और हम ये मांग करते हैं कि आप बाहर आइए और देश को जवाब दीजिए कि ये जो पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई है, रुपया गिर गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, जीडीपी 4 साल में सबसे कम स्तर पे आ गया है, उसको बाहर ले जाने का, उसको ठीक करने का आपका क्या प्लान है?